नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने प्रश्नों के उत्तर यानी कि हमारे जो अभ्यास पुस्तिका में जो हमारे प्रश्नोत्तर है वो हम लिख रहे थे, है ना। और वो लिखते समय हमें हमने अपना क्लास को यानी कि हमने अपने प्रश्नों के उत्तरों को कंप्लीट नहीं किया। अभी हमने 9वां और 10वां प्रश्न करना है। तो उसको करने के लिए आप सभी अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमने 8वां प्रश्न सबने लिख लिया होगा। क्या था हमारा प्रश्न? परिभाषा लिखने के लिए था, है ना। परिभाषा किस किस की चीजों की, किस किस की लिखनी थी? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा संयोजिकता। ये सब आपने लिख लिया होगा। अभी आज हम 9वां और 10वें प्रश्न का उत्तर को लिखेंगे। 9वें और 10वें प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। तो सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो हमारा 9वां जो प्रश्न है वो है, जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? यानी कि एक ही प्रश्न है, उसके दो भाग है। उसमें पहला पूछा गया है कि जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे, और दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो इस प्रश्न को फटाफट से आप नोटबुक में लिख लीजिए। हम इसके उत्तर अभी लिखेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता के क्या कारण थे? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? तो प्रश्न सबने अपने टेक्स्ट बुक में से लिख लिए होंगे। तो हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं इसको। हमारा आंसर है, जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु का कितना मीटर व्यास होता है? 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। इतना लिख लीजिए पहले। जे जे थॉमसन के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। इतना लिख लिया। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग में न होने के कारण, थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग में न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। जी, लिख लीजिए।
समय मिलेगा आपको, लिख लीजिए। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। आराम से लिखिए, समय देंगे। जो प्रोटॉनों के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग में न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। लिख लिया? थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग में न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। तो इसी कारण से यह क्या हो गया, जे थॉमसन का जो मॉडल है वो विफल हो गया। यह है इसका पहले पार्ट का आंसर। अब इसी प्रश्न में दूसरा एक भाग है। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इसको कैसे लिखेंगे हम? रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है और परमाणु का नाभिक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। यह है इसका आंसर। आराम से लिख लीजिए, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। जो लिखने में किसी को अगर परेशानी है, समय नहीं मिल पा रहा, तो हैंड रेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। परमाणु का संपूर्ण धनावेश या प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है और परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में
बहुत कम होता है और परमाणु का नाभिक किससे घिरा रहता है? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है। हो गया सबका आंसर? तो हमारा 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसके आंसर को? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। पहला पॉइंट हमारा, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। आंसर को एक और बार देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837वां भाग होता है। तो हमारे लास्ट के दोनों प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो सबने सारे प्रश्नों के उत्तरों को लिख लिए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम।
तो बेटा अब तक हमने जो सीखा, एक और बार जरा इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अब तक हमने इस चैप्टर में, इसी के साथ ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। इसको समाप्त करके हम एक नई इकाई शुरू करेंगे। तो अब तक हमने जो सीखा, एक और बार जरा रिवाइज करके हम अगले चैप्टर की तरफ, अगले इकाई की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ा था परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। ये लिखना नहीं, ठीक है, ये बस आपको मैं बता रही हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण होते हैं। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार, ठीक है। ये गलत साबित हो गया था बाद में। परमाणु तीन मुख्य मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु तीन मुख्य मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित तथा न्यूट्रॉन आवेश रहित कण है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। फिर हमने पढ़ा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसका योग? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसकी, उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहलाती है। आगे हमने पढ़ा किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित कण प्राप्त होते हैं, जिसे आयन कहते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होते हैं। कैसे कण हो सकते हैं वे? धनावेशित या ऋणावेशित कण हो सकते हैं। तो हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हम आयन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा किसी परमाणु की संयोग से, ठीक है, संयोग करने की जो दक्षता होती है वो निश्चित होती है। किसी परमाणु की जो संयोग करने की दक्षता होती है वो निश्चित होती है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। और किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। किसी भी तत्व के संयोजकता वो संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है। हमने दो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, है ना। जैसे कि HCl, HCl में HCl में Cl की संयोजकता एक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है।
H2O, वाटर या पानी, उसमें ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करता है। तो इतनी बातें हमने हमारे परमाणु की संरचना नामक चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, आगे हम अब क्या करेंगे, अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारा नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। देखिए हमारा चैप्टर क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है खनिज एवं धातु। क्या है? खनिज एवं धातु। ये है हमारा नया अध्याय या हमारी नई इकाई। ठीक है, खनिज एवं धातु, इकाई 4। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा हमारे चारों तरफ विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र जो हमारे नित्य प्रयोग में आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उपकरणें, वस्तुएं, यंत्र हो कुछ भी, वो सब किनसे बने हुए हैं? धातुओं से बने हुए हैं। किनसे बने हुए हैं? धातुओं से बने हुए हैं। अब देखो, आपको पता है कि आदि काल में मनुष्य कैसे रहा करता था, है ना? वो लकड़ियों से, पत्थरों से सब औजार बनाता था। फिर उसके बाद उसने तांबे का आविष्कार किया, तांबे को ढूंढ निकाला, और तांबे से बनी हुई वस्त्रों, सॉरी, तांबे से बनी हुई अस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, तांबे का आविष्कार हुआ और तांबे से बनी वस्तुएं 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 और अस्त्रों का निर्माण, ठीक है, और अस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया, निर्माण हुआ। तो उसका जो लाइफ है, उनका जो लाइफ है वो थोड़ा सा और बेटर हो गया। ठीक है, तो इन वस्तुओं का, इनकी बर्तनें बनाने लगे, वो लोग औजार बनाने लगे, तो उनका जो जीवन है थोड़ा सा और सरल हो गया। तो इस युग को हम ताम्र युग कहते हैं। कौन सा युग कहते हैं? ताम्र युग कहते हैं, जिसमें तांबे का आविष्कार हुआ और तांबे से मनुष्य ने कई वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया, औजारें बनाना शुरू कर दिया, बर्तनें बनाना शुरू कर दिया, और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इस युग को ताम्र युग कहा जाता है। कौन सा युग? ताम्र युग। तांबे का युग या ताम्र युग कहा जाता है। अब देखो, उसके बाद धीरे धीरे लोहे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज हुई। ठीक है, लोहे की खोज। अब जब लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति, बहुत सारी औद्योगिक उन्नतियां किसके बाद हुई? लोहे की खोज के बाद। तो इससे क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति हुई। अब औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य ने लोहे से बर्तने, आभूषण, विद्युत उपकरण, यातायात के साधन आदि का निर्माण बिना धातुओं के उपयोग के असंभव है। आपको पता है, तो ये जो है, अभी जो हम लोग उपयोग करते हैं जीवन में, अभी अपने जो हमारे हर क्षेत्र में बर्तन हो, आभूषण हो, विद्युत उपकरण हो, यातायात के साधन हो, ये सभी हम लोग किसके से संभव है? धातुओं का प्रयोग करते हुए। ठीक है, धातुओं का प्रयोग करते हुए ये सब संभव है। तो मनुष्य ने क्या किया? लोहे की खोज की, और लोहे के खोज के साथ ही उसने क्या किया? बहुत सारे चीजों का निर्माण करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है,
औजारें बनाना शुरू कर दिया। फिर क्या बोलते हैं, सोने चांदी के आभूषण बनाना शुरू कर दिया, बर्तने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। अब देखो, एल्यूमिनियम के बर्तन, स्टील के बर्तन, सोना चांदी और औजारे, ये सारी जो वस्तुएं हैं ये सब किनसे बने हुए हैं बेटा? ये सभी धातुओं से बने हुए हैं। धातुओं से बने हुए हैं। यानी कि धातुओं के उपयोग के से जो है ये सब बर्तने, विद्युत उपकरण, आभूषण, यातायात के साधन, इन सब का निर्माण हुआ। अब हम बिना धातुओं के इन सब का निर्माण सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो देखो बेटा, खनिज जो है, प्रकृति में जो उपलब्ध खनिजों से धातुओं का निर्माण, अब कहाँ से प्राप्त होते हैं ये धातुएं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इनके निर्माण अनेक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरकर होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको पता है जो हमारी प्रकृति है, हमारी जो धरती है, धरती के विभिन्न भागों के बारे में पता है आपको? कौन कौन से आंतरिक घटना घटना है इसकी, के बारे में आप बता सकते हो? आपने पढ़ रखा है क्या? नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी पृथ्वी है, वो अगर हम उसकी आंतरिक घटना अगर देखें, या आंतरिक संरचना अगर देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना अगर हम देखें, तो आप देखोगे कि अगर हम उसको ऐसे काट दे, पृथ्वी के जो भाग है उसको, हम देखेंगे कि जो ऊपरी भाग, ये देखो ऐसा, ये पहला जो लेयर है इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में क्रस्ट, या भू भूपर पट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? भूपर पट्टी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे आगे जाएंगे तो देखेंगे कि अगला जो लेयर है वो है मेंटल। अगला लेयर है मेंटल। ठीक। उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तो अगला लेयर हमें मिलेगा, कौन सा लेयर मिलेगा हमें? बाहरी, बाहरी, बाहरी क्रोड मिलेगा। बाहरी क्रोड। ठीक है। बाहरी क्रोड। फिर अंदर आप जाओगे तो अगला लेयर है आपका आंतरिक क्रोड। कौन सा है? आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड। तो ये है भूमि की, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे ऊपर वाला भाग भूपर्पट्टी कहलाती है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद बाहरी क्रोड, उसके बाद आंतरिक क्रोड। अब हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसको भूपर्पट्टी को हम कहेंगे क्रस्ट। क्या बोलेंगे बेटा? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। फिर मेंटल, मेंटल को मेंटल ही कहेंगे। ओके। बाहरी क्रोड यानी कि आउटर कोर कहेंगे इसको, आउटर कोर। और आंतरिक क्रोड को कहेंगे इनर, इनर कोर, इनर कोर। तो इतने भाग हैं पृथ्वी के, यानी कि भूमि की आंतरिक संरचना। अब देखो, ये सभी धातुएं, ज्यादातर धातुएं जो है हमें पृथ्वी के तल से, ज्यादातर धातुएं कहां से प्राप्त होती है? भूपर्पट्टी से तथा समुद्र से। कहां से प्राप्त होती है? ज्यादातर धातुएं जो है हमें भूमि के भूपर्पट्टी से, यानी कि क्रस्ट भाग से प्राप्त होता है, या समुद्र से हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? ऑक्साइडों के रूप में या यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? धातुएं, ज्यादातर धातुएं हमें कहां से प्राप्त होती है? इस भाग से, भूपर्पट्टी भाग से प्राप्त होते हैं, या समुद्र से हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और हमें धातुएं किस रूप में मिलती है ज्यादातर?
ऑक्साइडों के रूप में, ऑक्साइडों के रूप में या यौगिकों के रूप में, ठीक है, या यौगिकों के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? तो ये धातुएं हमें कहां से प्राप्त होती है? धातुएं हमें भूमि का जो सबसे ऊपरी लेयर है, भूपर्पट्टी, ठीक है, वहां से प्राप्त होती है, तथा समुद्र से, ठीक है, तो समुद्र से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है धातुएं? ज्यादातर कैसे रूप में मिलता है? ऑक्साइड के रूप में या यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है। अब देखो बेटा, ये धातुएं तो हमें प्राप्त होती हैं। कई धातुएं ऐसे होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कई धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त यानी कि फ्री मेटल्स कहते हैं हम उनको। क्या कहते हैं? फ्री मेटल्स, ठीक है, मुक्त धातुएं। मुक्त धातुएं, मुक्त धातुएं यानी कि कुछ धातुएं हमें मुक्त अवस्था में मिलती है या मुक्त अवस्था में पृथ्वी में पाए जाते हैं। इन्हें हम प्योर मेटल्स भी कहते हैं। प्योर मेटल्स या फ्री मेटल्स कहते हैं, ठीक है। प्योर मेटल्स यानी कि इनमें गंदगियां नहीं होती, अशुद्धियां नहीं होती। तो ऐसे दो उदाहरण आपके पुस्तक में दिया हुआ है। कौन कौन से हैं वे हैं, कौन कौन से आपको पता है? मुक्त धातुएं कौन कौन सी है? सोना, एक तो सोना, सोना एक एक मुक्त धातु है। सोना, या जिसे हम अंग्रेजी में गोल्ड कहते हैं, है ना। और दूसरा है प्लैटिनम। प्लैटिनम, दूसरा है प्लैटिनम। अंग्रेजी में भी इसे हम प्लैटिनम कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो धातुएं हैं वो पृथ्वी पर मुक्त धातुओं के रूप में मिलता है हमें, यानी कि प्योर मेटल्स। गोल्ड यानी कि सोना और प्लैटिनम। अधिकांश धातुएं जो है, अधिकांश धातुएं जो है हमें कहाँ कैसे प्राप्त होती है? यौगिक के रूप में पाई जाती है। अधिकांश जो धातु, कुछ धातुएं सिर्फ मुक्त धातुएं पाई जाती है, और अधिकांश धातुएं जो है प्रकृति में कैसे पाई जाती है? यौगिक के रूप में, यौगिक के रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती है। ठीक है। और इनमें सबसे अधिक उनके ऑक्साइड के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया कैसे, अधिकतर यौगिक के रूप में, और बहुत ही ज्यादा किसके रूप में पाए जाते हैं? ऑक्साइड के रूप में। ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड के रूप में पाई जाती है। लोहा, इसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे पूछे तो आप बताओ, कौन कौन से एग्जाम्पल्स बताओगे? लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ये सभी किसमें पाई जाती है? किस रूप में पाई जाती है? ऑक्साइड रूप में पाई जाती है। एग्जाम्पल है लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। तो ये तीन उदाहरण आपको बताए मैंने। ये तीनों किस रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है? ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मुक्त धातुएं, प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं ऐसी है जो मुक्त धातुओं के रूप में पाई जाती है या मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वे हैं सोना और प्लैटिनम। सोना और प्लैटिनम अधिकतर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, कई ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। जो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं वे है लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीज। क्लियर? फिर दूसरे स्थान पर धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। अभी हमने ऑक्साइड की बात की, ठीक है। अब कुछ धातुएं जो है
सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। कुछ धातुएं सल्फाइड के रूप में, सल्फाइड रूप में पाई जाती है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? कॉपर, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, कॉपर जिसे हम तांबा कहते हैं, अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, तांबा। अगला है लेड, जिसे हम सीसा कहते हैं, शीशा नहीं सीसा। जिंक, जिंक जिसे हम जस्ता कहते हैं, जस्ता, जिंक। फिर निकल, निकल कहते हैं, निकल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब किस रूप में पाए जाते हैं? ये सब धातुएं जो है सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं। कौन से रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं। ऑक्साइड रूप में पाए जाने वाले धातुएं कौन कौन सी हैं? लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। और जो सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं वे हैं कॉपर, तांबा, लेड जिसे सीसा कहते हैं, जिंक जस्ता कहते हैं, और निकल। ये सभी सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बेटा कुछ ऐसी धातुएं हैं प्रकृति में सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, किसके रूप में? सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। कुछ धातुएं जो है सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं। किंतु सिलिकेट के रूप में जो पाए जाते हैं उन धातुओं का जो निष्कर्षण है वो कठिन होता है। ठीक है, जो सल्फाइड रूप में होता है और जो ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं धातुएं, उनका निष्कर्षण, निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन कहते हैं हम उसको। ठीक है, एक्सट्रैक्शन यानी कि निकालना, उसमें से निकालना, खनिज में से निकालना धातुओं को। ठीक है, तो क्या करते हैं? तो जो सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं, जो ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं, उनका निष्कर्षण, धातुओं का जो निष्कर्षण है वो आसान होता है और खर्चा कम होता है। लेकिन जो धातुएं सिलिकेट के रूप में पाए जाते हैं उनको निकालना, उन धातुओं का निष्कर्षण, क्या कहा? धातुओं का, धातुओं का जो निष्कर्षण है, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सट्रैक्शन कहते हैं, निष्कर्षण, कठिन और अधिक खर्चा होता है उसमें। ठीक है, निष्कर्षण कैसा होता है? कठिन होता है, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, कठिन होता है और खर्चीला होता है, अधिक खर्च लगता है उसमें। क्लियर हो गई? ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। मैंने कहा कि जो धातुएं हैं वो अधिकतर कहाँ से मिलता है हमें? अधिकतर जो है क्रस्ट, यानी कि जो हमारा जो हमारा जो क्रस्ट है भूपर्पटी से मिलते हैं, समुद्र के तल से निकलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ धातुएं जो होती है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना और प्लैटिनम। अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती है, और इनमें सबसे अधिक किस रूप में पाया जाता है? ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि। ये सभी ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। फिर दूसरे स्थान पर सल्फाइड के रूप में धातुएं पाई जाती है, वे हैं कॉपर, लेड, जिंक, निकल आदि, तांबा, सीसा, जस्ता। ठीक है, ये सभी किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड के रूप में। कुछ ऐसे भी वस्तु है यानी धातुएं हैं जो सिलिकेट के रूप में पाई जाती है, सिलिकेट के रूप में पाई जाती है। लेकिन सिलिकेट के रूप में जो पाई जाती जो धातुएं होती है उनका निष्कर्षण कठिन होता है और इन पर अधिक खर्चा होता है, इसको निकालने में अधिक खर्चा होता है। ठीक है, तो ठीक है। अब इतनी बातें हमने कर ली धातुओं के बारे में। अब हमसे पूछे अगर कोई कि खनिज क्या चीज होती है, उसका अगर परिभाषा पूछे हमसे कि खनिज क्या है भाई ये बताओ, तो हम कैसे बताएंगे या कैसे लिखेंगे उसको? देखो बेटा, खनिज क्या है? खनिज, इसकी परिभाषा
हम कैसे लिख सकते हैं? भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व तथा या अथवा यौगिकों को ही खनिज कहते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको? भू भूपर्पट्टी में प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पाए जाने वाले पाए जाने वाले अकार्बनिक, जो कार्बन के कंपाउंड नहीं होते, ठीक है, कार्बनिक तत्व तत्व अथवा तत्व अथवा यौगिकों को यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। एक और बात, भूपर्पट्टी पर में प्राकृतिक रूप से बनाए हुए नहीं, मनुष्य द्वारा बनाए हुए नहीं, प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? और जैसे कि उदाहरण 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 आपसे पूछेंगे तो हम क्या क्या लिखेंगे, देखते हैं। उदाहरण, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज। माइका, माइका जिसको हम अभ्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइका को अभ्रक भी कहते हैं। हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट। ये नाम थोड़े से उल्ट पटांग है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आर्जेंटाइट, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इनके नाम। आर्जेंटाइट, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आदि। ठीक, तो क्या बताया? भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण, क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, आर्जेंटाइट, ग्रेनाइट आदि। ठीक है, और इनके अतिरिक्त और भी बहुत से खनिज प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टानों से मुख्यतः सिलिकेटों की बनी है, जो पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है। कौन से? सिलिकेट जो है वो प्रकृति पर या पृथ्वी पर सबसे सामान्य खनिज है, जो चट्टाने हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको? क्लियर है ना? आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि तत्व कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी, धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, और मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, गोल्ड, प्लैटिनम आदि। ठीक है, अधिकांश धातुएं जो है प्रकृति में यौगिकों के रूप में पाया जाता है, और सबसे अधिक उनके ऑक्साइड रूप में पाए जाते हैं। ऑक्साइड रूप में पाए जाने वाले धातुएं कौन कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि, है ना। और कुछ धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, वे हैं कॉपर, लेड, जिंक, निकल आदि। और सिलिकेटों के रूप में भी कई तत्व पाए जाते, सॉरी, कई जो है हमारे जो धातुएं पाई जाती है, वे, उनका जो है निष्कर्षण कठिन होता है और खर्च अपेक्षाकृत, इन सब के अपेक्षाकृत जो है बहुत ही अधिक होता है। फिर हमने पढ़ा कि खनिज क्या है। खनिज क्या बताया आपको? भूपर्पट्टी में
प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, और इनके उदाहरण भी बताए। क्वार्ट्ज, माइका, हेमेटाइट, बॉक्साइट, आर्जेंटाइट, ग्रेनाइट आदि। तो इतनी बातें आज अच्छी तरह से आप पढ़कर आइएगा, ठीक है। तो आज शनिवार का दिन है और आपकी परीक्षा का भी दिन है आज, ठीक है। तो आज हम अपनी परीक्षा की तरफ बढ़ते हैं। सभी अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। तो आज की परीक्षा हम शुरू करते हैं। चलिए, आज हमारा प्रश्न कैसा है, ये देखिए। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है आपने, ठीक है। जो सही सेंटेंस है उसके सामने सही लगा दीजिए, और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह आपने लगाते हुए जाना है। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने क्या करना है, ये देखना है कि ये जो प्रस्तावना है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो सही का निशान लगा दीजिए, अगर गलत है तो गलत का निशान लगा दीजिए। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने से धन आवेशित कण प्राप्त होता है। विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने से धन आवेशित कण प्राप्त होते हैं। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर उसके बाद आंसर आंसर लिखिए, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से पढ़ लिया और उसके सामने सही कर दिया या गलत कर दिया, ऐसे नहीं। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर उसके सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तीसरा प्रश्न, सोडियम के परमाणु में, ये देखिए मैं ये गलत है, ठीक है, इसको सही कर दीजिए। सोडियम के परमाणु में 7 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? सोडियम के परमाणु में 7 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला, क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचकर लिखिएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। HCl में Cl की संयोजकता 1 है, क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयुक्त करती है। HCl में
Cl की संयोजकता 1 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयुक्त करती है। अगला H2O, जल या वाटर, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। क्या ये सही है या गलत है? जो है आप लिख लीजिए। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। सातवां प्रश्न, प्रोटियम जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। प्रोटियम जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। अगला आठवां प्रश्न, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकालने या जुड़ने से, निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होते हैं, जिसे आयन कहते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होते हैं, जिसे आयन कहते हैं। ये कथन सही है या गलत है? अगला प्रश्न, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है। क्या यह कथन सही है या गलत है? लास्ट प्रश्न, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेटमेंट है, क्या है? इलेक्ट्रॉन धन आवेशित तथा प्रोटॉन ऋण आवेशित कण है। क्या ये सही कथन है या गलत है? इलेक्ट्रॉन धन आवेशित तथा प्रोटॉन ऋण आवेशित कण है। ये है हमारा लास्ट वन। सबने लिख लिए? सबने सही और गलत का चिन्ह लगा लिया होगा अभी? ठीक है, तो हम अभी शुरू कर देते हैं। स्टार्ट करें हम लोग, आंसर्स बोलना शुरू करें। सभी तैयार हो जाइए, अपने माइक को अनम्यूट करते हुए एक एक करके मुझे आंसर दीजिए। यस, बताइए। बोलो पहला। ओके बेटा, पहला बताइए मुझे। किसी सही परमाणु है। के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सही क्या है। ये सही है। सही है? सही है, बिल्कुल सही है।
अगला, उदासीन विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने से धन आवेशित कण प्राप्त होते हैं। गलत। सही है। प्रश्न को देख लीजिए, देखो, विद्युत उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होगा, उसमें धन आवेशित कण ज्यादा हो जाएंगे, है ना। सोडियम के परमाणु में 7 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सही है बेटा, बताइए। गलत है। ये सही है, गलत है। तो मुझे बताइए कि कितने सोडियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। कोई बच्चा बता सकता है मुझे, सोडियम के परमाणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, 11 और 11 है ना। सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन व 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गुड। अब देखो, क्लोरीन के परमाणु में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये सही है या गलत है? सही है। सही है, ये बिल्कुल सही है। अगला, HCl में HCl की संयोजकता 1 है क्योंकि वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयुक्त है। सही है। अगला देखिए, H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 3 है। ये सही है क्या? गलत है। हाँ, तो मुझे बताइए कि उसकी संयोजकता कितनी है ऑक्सीजन की? 2 होती है। वेरी गुड, देखो 2 होती है ना। यस। अगला, प्रोटियम जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, उसकी द्रव्यमान संख्या 3 है। गलत है। गलत है। गलत। तो आप मुझे बताइए कि प्रोटियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1 है। वेरी गुड, 1 है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से, सही है, इसे हम आयन कहते हैं, है ना। अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के, सही है, क्योंकि डाल्टन, सही है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित, ये, हाँ, ये जो बच्चों ने गलत बताया, ये मुझे बताइए तो इलेक्ट्रॉन कैसे? हाँ, उल्टा सीधा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है और, वेरी गुड, तो ये गलत है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आप सबने अच्छा अच्छा आंसर दिया। एक और बार मैं आपको इन सबके आंसर्स दिखा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। अब देख लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। दूसरा देखिए, सही है। तीसरा, देखा, चौथे का सही है। पांचवा सही है। छठवा गलत है। गलत है। सही है। सही है। और ये 10वां, ये भी गलत है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो आज हमने आपको पढ़ाया वो सभी आप अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा। अगली क्लास में और भी प्रश्न होंगे आपसे, जो जो हमने पढ़ाया उन सबसे प्रश्न पूछेंगे। इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देश के अच्छे नागरिक बन के आगे आइएगा। ठीक है, तो आज हम अपनी कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।